नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म है उसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु को उन उसके सिख संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक कौन थे, तो ये जो सिख धर्म है उसके 10वें गुरु गुरु नानक थे, जिन्हों जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ठीक है, जो भी सिख होते हैं उनके प्रमुख त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी एक तरह का त्योहार है जो सिखों का प्रमुख त्योहार में से एक है। अगला सवाल पूछा गया है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष से याद रखना है कि जो लौह पुरुष है किस महापुरुष को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इनका सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा मूर्ति देखने को मिलेगा। कहाँ पे है, तो गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। ठीक है, नेताजी किस महापुरुष को बोला जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने नाम सुना होगा। पूरी तरह से जब बोला जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे महापुरुष है जिन्हें नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला सवाल है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के साथ में। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। लेकिन उस समाधि स्थल का नाम क्या है ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विजय घाट। ठीक है, विजय घाट इस समाधि स्थल का नाम है किसका, तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। ठीक है, महाभारत के बारे में पूछा जा रहा है कि जो महाभारत है, ठीक है, जो महाभारत हम लोग देखे हुए भी है टीवी में, तो उस महाभारत के बारे में पूछा गया है कि उसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो उसके रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। तो एक छोटा सा सवाल आपसे, सवाल ये है कि अब महाभारत के बारे में तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब बताइए कि रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि रामायण के रचयिता कौन है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। जो हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसको किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है। तो चाणक्य ये बोले या फिर कौटिल्य बोले, दोनों उनका ही नाम था। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा विजय घाट के बारे में। ठीक है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री का। और ये जो नारा दिया गया है जय जवान जय किसान का, ये भी किसके द्वारा दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो जवान है वो हमें क्या करते हैं, दुश्मनों से रक्षा करते हैं हमारा, और किसान क्या होता है, हमारे लिए फसल उपज करते हैं। और फसल उपज करके जब वो फसल उपज करते हैं तभी तो हम अच्छे से खाते हैं, टाइम से हमें खाना मिलता है, और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया जय जवान जय किसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो संविधान सभा बना था उसका अस्थाई, ठीक है, ये परमानेंट अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन थे, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के सिवान जिले में स्थित जीरादेई के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है इससे ही सवाल ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ों पे गौर करिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया संविधान सभा का निर्माण जब हो रहा था तो उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके अध्यक्ष के बारे में, तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था ड्राफ्टिंग कमेटी उसके अध्यक्ष के बारे में। तो करेक्ट आंसर कौन क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। ठीक है, प्रत्येक साल 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में, रेड क्रॉस डे के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब मनाया जाता है प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है।
अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। ठीक है, सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, ये सवाल पूछा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान ऐसा देश है जिसे सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से हमें याद रखना है कि प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जब आप भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, जब भारत का आप मैप देखेंगे तो उसमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक है, गोवा फेमस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहीं अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछ लिया जाएगा तो कौन सा राज्य होगा, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं किन किन को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आई थिंक ऊपर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपसे ओणम के बारे में भी पूछे थे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो चलिए यहाँ पे आ गया सवाल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है उसे हम लोग डिस्कस करते चलते हैं ताकि क्या हो कि बाद में आए तो रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, बाद में 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा कि जब भी सवाल पूछा जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो 1911 में इसको बनाया गया, किसको, दिल्ली को। अब पूछा जा रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भोर का तारा और शाम के तारा नाम से भी जाना जाता है, और ये पृथ्वी के वाहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह के बारे में इतने सारे बात। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बहुत लोग शेर लिख देते हैं, शेर नहीं होगा। ठीक है, शेर और बाघ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो बाघ होता है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर। ठीक है, मोर। मोर के बारे में अगर हम बात करें तो आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि थोड़ा देखिए, थोड़ा बहुत हम सवाल आपको इसलिए देते हैं ताकि आप उसके बारे में रिसर्च करें कि ये जो मोर है इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया। तो जब ये सवाल आप लिख लेंगे कॉपी में और जब खाली टाइम में बैठिए तो रील्स देखने के बजाय आप ये सब चीज़ें रिसर्च कीजिए। ठीक है, रिसर्च करने से क्या होगा कि ये होगा कि आप जब रिसर्च करेंगे तो 2-4 लाइन तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, तो इसलिए हम आपको ये चीज़ बोलते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर हम बात करें तो जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा आम है। ठीक है, फलों का राजा आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा, तो कमल। कमल से हमें ये मिलता है कि कमल देखिए कीचड़ में ही उगता है लेकिन इतना अच्छा होता है देखने में। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर अपना नाम और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या फिर आप छोटे से फैमिली से हैं। ज़्यादातर देखेंगे छोटे फैमिली से ही जो लोग होते हैं जिसको दबाया गया होता है वहीं आगे चल के बड़ा इंसान बनता है। तो आप भी इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जीतो और मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ की अगर हम बात करें तो बरगद। ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, जिसके इसके बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बिहार में बोध गया जगह है। ठीक है, गया में बोध गया जगह है, वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय जो झंडा होता है उसके लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछा गया। ठीक है, कि कितना अनुपात होना चाहिए, तो 3:2 होना चाहिए। कितना, 3:2। मान लीजिए कि अगर लंबाई 3 मीटर ले रहे हैं तो चौड़ाई 2 मीटर लीजिएगा, अगर लंबाई 3 फीट ले रहे हैं तो चौड़ाई 2 फीट लीजिएगा। इस तरह से अनुपात इसका लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अगर पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कौन कौन सा है तो दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रगान को हमेशा याद रखिएगा, जो जन गण मन होता है उससे राष्ट्रगान
बोलते हैं, जिसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं राष्ट्रगान के रचयिता, और राष्ट्रगान को पूरा करने का अवधि 52 सेकंड होता है। ठीक है, भारत का अब राष्ट्रीय गीत की बात पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किस किस के द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सवाल आ भी गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा रहा है कि उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, तो ये सवाल का जवाब हो जाएगा आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जब इसी को अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब और अभी भी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक संवत जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कौन सा, शक संवत। तो शक संवत के बारे में याद रखिएगा, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला है राष्ट्रगान गाने की अवधि। तो अभी अभी ऊपर हमने आपको बताया कि इसको राष्ट्रगान को कंप्लीट करने की अवधि कितना होता है, तो 52 सेकेंड। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ भी गया है। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो भी होता है जुड़ा हुआ हम बताते हैं, और बाद में अगर वो सवाल आ जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना कि हाँ वो सवाल फिर से आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। जो रेडियो एक्टिविटी है, नॉर्मल इंग्लिश में समझ लीजिए रेडियो एक्टिविटी, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया था। तो हेनरी बेकरल जो थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल ने इसका खोज किया था। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर लाइक नहीं किए हैं तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको नोट करके लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर के बारे में पूछा गया है कि पेस मेकर जो है इसका संबंध शरीर के किस अंग से है। ठीक है, इसका संबंध शरीर के किस अंग से है। तो जब हमारा हार्ट यानी कि जो दिल होता है वो सही से काम नहीं करता है, तो पेस मेकर लगाया जाता है डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके। तो पेस मेकर से याद रखना है कि किससे है, तो हृदय से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है हिंदी में, तो उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। सर्वाधिक शुद्ध रूप यानी कि सबसे शुद्ध रूप कार्बन का कौन सा है, तो जो डायमंड होता है, हीरा। ठीक है, हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार। ठीक है, एक्सरे, मान लीजिए कि जब हमारे बॉडी में जो बोन होता है यानी कि हड्डी, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, देखते हैं अगर कि कोई उसमें फ्रैक्चर है या नहीं। ठीक है, तो वो एक्सरे जो करते हैं हम लोग, उसका खोज किसने किया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे का आखिर आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्टजेन। ठीक है, रॉन्टजेन जो थे उन्होंने एक्सरे का खोज किया था। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।